बैक इन अ न्यू वीडियो। सो गाइस फाइनली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर में एक और सब्जेक्ट जो कि है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, जिसका कोड है BP505T। ओके, तो इससे पहले हमारी कोलॉजी, कॉग्नोसी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री तीनों स्टार्ट है एंड तीनों की एक एक दो दो यूनिट भी कवर हो चुकी हैं। नोट्स ऑलरेडी ग्रुप में शेयर हो चुके हैं। ठीक है, तो आज हम इसकी बात करेंगे। आखिर पहली बात तो यही है कि सब्जेक्ट नया है, तो सब्जेक्ट को थोड़ा समझेंगे आखिर ये सब्जेक्ट है क्या, इसमें हमको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, फिर बात करेंगे अपने यूनिट नंबर 1 के बारे में। तो यूनिट नंबर 1 में टॉपिक है हमारा, जैसे चैप्टर का नाम, यह पूरी यूनिट का नाम, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945। ठीक है, तो इसको समझते हैं आज, आखिर ये एक्ट क्या है, इसके रूल्स क्या है। फिर कुछ आप समझेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है इस रूल के। फिर छोटी मोटी डेफिनेशन है जो काफ़ी बार आती हैं 2 मार्क्स में और 5 मार्क्स में भी। ठीक है, उनको देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी बेसिक ही रहने वाली है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो आप वीडियो में बने रहिए, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो गाइज आई नो अब ये सब्जेक्ट आपके लिए नया होने वाला है, तो आप घबराओ मत इस सब्जेक्ट से, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है। एंड सिर्फ आप एक कहानी की तरह सुनकर चलो इसको, ऐसा नहीं कि रटना है इसको, नहीं, आप कहानी की तरह इसको बस सुनकर चलो। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही सब्जेक्ट का नाम देखेंगे कि आखिर ये फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या है। तो फार्मास्यूटिकल तो सबको पता है, यानी कि हमारी ड्रग जो फार्मेसी है उससे रिलेटेड होगा। एंड जूरिस्प्रूडेंस का मतलब है स्टडी ऑफ लॉज। लॉज यानी कि जो कानून वगैरह होती है, कानून व्यवस्था होती है जिसमें हम धारा वारा पढ़ते हैं। ठीक है, तो वह होता है हमारा स्टडी जूरिस्प्रूडेंस। तो इस जूरिस्प्रूडेंस सिंपली हम इसमें कुछ धारा, कुछ कानून, इनके बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे फार्मेसी फील्ड के लिए मैंडेटरी है। ओके, सो डेफिनेशन इसकी देखो, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ड्रग, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। सो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस हमारी एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ते हैं, किसमें, ड्रग में, फार्मेसी प्रैक्टिसेस में एंड अदर कुछ भी हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ, उसके लिए कोई ना कोई रूल रेगुलेशन होगा, वो ही हमको स्टडी करना है इस फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में। ठीक है, तो अब ये बात करते हैं अपनी यूनिट नंबर 1 के बारे में। तो यूनिट नंबर 1 का नेम ही है जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945। तो देखो ये दो दो आपको ईयर चमक रही होगी, अब ये आपका मतलब समझाता हूँ मैं। तो जैसे पहले क्या होता था, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले भी समझ लो आप कि जैसे पहले ज़माने में क्या होता था, जड़ी बूटियाँ होती थी। ठीक है, तो क्या होता था, जैसे आपको कोई बीमारी हुई और आप उस वाली ड्रग को यानी कि जड़ी बूटी को आपने ले लिया, तो जड़ी बूटियों में तो इतने साइड इफ़ेक्ट नहीं होते थे। बट जब आगे जाके ये जो दवाइयाँ डेवलप होने लगी, तो वहाँ पर क्या होने लगा कि देखो, अब आप फार्मेसी पढ़ रहे हो तो आपको लाइसेंस मिलेगा, और वो लाइसेंस किस लिए होगा, आपको डिस्पेंस करने के लिए ड्रग को, यानी कि प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते आप, सिर्फ डिस्पेंस कर सकते हो, आप अपना फार्मेसी स्टोर खोल सकते हो सिर्फ। ठीक है, तो बट पहले क्या हो रहा था, जब ये एक्ट नहीं आया था, कोई भी आकर ड्रग को बना रहा था, कोई भी आकर ड्रग को बेच रहा था, कोई भी इंपोर्ट कर रहा था, कोई भी एक्सपोर्ट कर रहा था, मतलब कोई भी कानून, कोई भी व्यवस्था थी नहीं कि किन किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है, किन लोगों के लिए नहीं। अब आप समझिए, आप यहाँ पर फार्मेसी कर रहे हो आप, ठीक है, आपने फार्मेसी करी अच्छी, 4 साल आपने लगा दिए। एंड एक बंदा दूसरा है जिन्होंने कुछ नहीं करा, जिन्होंने सिर्फ 3 साल बीए करी है, वो भी मजे में। ठीक है, अब ये बीए वाला बंदा है एंड आप हो एक फार्मेसी स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप 4 साल बाद फार्मेसी करके निकल रहे हो तो आपको नॉलेज है पूरी ड्रग के बारे में। ठीक है, एंड वही बीए वाला 3 साल करके बीए में पढ़ के क्या पढ़ लेगा फार्मेसी के बारे में। बट स्टोर इसने कुछ जब तक वो एक्ट नहीं आया था उससे पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर उसने भी स्टोर खोला, आपने भी स्टोर खोला, ये भी मेडिसिन सप्लाई कर रहा है, आप भी मेडिसिन सप्लाई कर रहे हो। तो फ़र्क यहाँ पर कुछ नहीं रह गया, ना आपकी डिग्री का फ़र्क रह गया, ना इसकी कुछ भी रह गया। तो मतलब वही है, बट यहाँ पर फ़र्क क्या है, आपने आप पे नॉलेज है तो आप देख कर दोगे मेडिसिन एंड देख कर ही बताओगे उसको कि कब लेना है, कैसे लेना है। बट जब इसको नॉलेज ही नहीं है तो ये क्या कुछ डिस्पेंस नहीं कर पाएगा ढंग से, एंड ना इसका जो भी हमारे पेशेंट आएंगे उसको ये ट्रीट कर पाएगा। ठीक है, तो इसी को देखते हो इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते थे, क्योंकि जब किसी को पता ही नहीं है क्या मेडिसिन है तो वो क्या डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, तो इसी को देखते हुए हमारा एक सरकार ने लॉ बनाया जो कि है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ठीक है, तो सिंपल बात है, ये जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है ये तो
एक्ट का नेम हो गया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। 1940 क्या है, 1940 में ये आया था। अब 1940 में आ तो गया था, बट इसके जो रूल्स थे वो लागू हुए थे 1945 में, ठीक है। तो 1940 में ये एक्ट आया और 1945 में इसके जो रूल्स थे वो लागू हुए। ओके, सिंपल समझ गए ना आप। सो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज एन एक्ट विच रेगुलेट, तो ये एक हमारा एक्ट है जो कि रेगुलेट करता है ड्रग की इंपोर्ट, यानी कि जो इंपोर्ट करते हैं ड्रग को, वो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग को, ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को और ड्रग की सेल को, ठीक है, इन इंडिया, ऑल ओवर नहीं, इन इंडिया सिर्फ। ओके, तो ये चार चीज, ये सिर्फ जो एक्ट है ये चार चीज देखता है सिंपली। ओके, it passed by Central Legislative Assembly in 1940 and its rule comes in 1945। तो इसको पास करने वाली भी कोई एजेंसी होगी, कोई भी सेंट्रल असेंबली होगी, तो यही थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, CLA। ये 1940 में इसको पास करा था और इसके रूल्स आए थे 1945 में, सिंपल। एंड इट एप्लीकेबल ऑन एलोपैथिक, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। जितनी भी हमारी ड्रग्स हैं, जितनी भी हमारी कैटेगरी होती है ड्रग्स की, सब पर ये एप्लीकेबल होता है ये एक्ट। ओके, तो वही लिख रहा है ऑल द मेडिसिनल सिस्टम कम्स अंडर दिस एक्ट। ओके, सिंपल। अभी आप समझे हो कि आखिर ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है क्या। अब गाइस देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, आखिर ये रूल आया क्यों एंड इसको हमको क्या जरूरत पड़ी, इसका मकसद क्या है, ठीक है। तो सब कुछ बात करेंगे इसमें। तो नंबर 1 है इसमें, इट रेगुलेट इंपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन कंट्री। तो जो वही पीछे जो हमने बात करी थी वही लिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट एंश्योर दैट ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स अवेलेबल इन इंडिया आर सेफ एंड इफेक्टिव। तो सिंपल वही बात है, अगर ये एक्ट आ गया तो वहाँ पर जो ड्रग और कॉस्मेटिक अवेलेबल है इंडिया में, वो एक तो सेफ होगी एंड इफेक्टिव होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई एक्सपायर भी इंपोर्ट कर रहा है, नहीं, वहाँ पर इस एक्ट के जरिए वहाँ पर सब चीज़ चेक होगी कि कौन सी ड्रग एक्सपायर है कौन सी नहीं, तो वहाँ पर जो हमारी इंडिया में मेडिसिन आएंगी वो सेफ होंगी और इफेक्टिव होंगी, ठीक है। इट रेगुलेट इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, सो स्पूरियस ड्रग डोंट गेट मैन्युफैक्चर्ड। तो यहाँ पर हमारा रेगुलेट करता है ये एक्ट इम्पोर्ट को भी एंड उसकी मैन्युफैक्चरिंग को भी। सो हमारे जो स्पूरियस ड्रग होते हैं, अब ये स्पूरियस ड्रग क्या है ये हम आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, स्पूरियस ड्रग, ठीक है। तो स्पूरियस ड्रग हमारी मैन्युफैक्चर नहीं हो सकेंगी फिर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स बाय क्वालिफाइड पर्सन। अब आ गई नहीं वही बात, अगर आप क्वालिफाइड पर्सन होंगे, अगर आपके पास डिग्री होगी, तभी आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर पाओगे, तभी आप उसकी सेल कर पाओगे एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। ऐसा नहीं है कोई भी पर्सन आ रहा है, कोई भी उसकी सेल कर रहा है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, नहीं, ओनली ऑल क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है। इट ऑल्सो एस्टेब्लाइज ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, DTAB, एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, DCC, विच एडवाइज गवर्नमेंट ऑफ ड्रग रिलेटेड मैटर। तो इसके चलते हुए हमारी दो कमेटी भी बनाई गई, एक DTAB एंड एक DCC, जो कि हमारे गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम रिपोर्ट करती रहती हैं रिलेटेड मैटर्स के बारे में, ठीक है। तो गाइज अभी आपने सिर्फ समझा है आखिर ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है क्या, 1940 वाला, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हमने कवर कर लिए हैं। अब इसकी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि डेफिनेशन। सो डेफिनेशन कुछ हमारी 2 या 3 मेन डेफिनेशन है जो कि पेपर में काफ़ी बार आती हैं एंड इस बार भी आएंगी, तो वो पढ़नी नेसेसरी है, ठीक है। तो उसको पढ़ते हैं, चलो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रग के बारे में। तो ड्रग सबको पता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हम इंटरनली या एक्सटर्नली बॉडी पे अप्लाई करेंगे, किस लिए, डायग्नोस करने के लिए, डिसीज को ट्रीट करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए, ओके। इट ऑल्सो इंक्लूड डिवाइसेज। अब देखो जो ड्रग, जो हमारे डिवाइसेज होते हैं, लाइक जो हम अस्थमा में आपने देखा होगा ना, पंप, अस्थमा पंप, इनहेलर वगैरह, तो वो भी हमारे ड्रग की कैटेगरी में आते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। उनको हम डिवाइसेस नहीं बोलेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर हम उसको जो डिवाइस होते हैं एक्चुअली में उनको हम ड्रग ही बोलेंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना बस। गाइज नेक्स्ट है हमारा इसमें टॉपिक कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स यानी कि वही जो आपका एक ब्यूटीफाई एजेंट है, यानी कि जो गर्ल्स वगैरह लगाती हैं कॉस्मेटिक, वही सेम हमारा कॉस्मेटिक वही होने वाला है। यानी कि कुछ ऐसा सब्सटेंस जिसको हम स्किन पर रब करें, स्प्रे करें और पोर करें, यानी कि लगाएं कहाँ पर, ह्यूमन बॉडी और एनी पार्ट, टू क्लीन, ब्यूटीफाई और प्रमोट एट्रैक्टिवनेस ऑफ स्किन बॉडी इज कॉल्ड कॉस्मेटिक। तो सिंपल वर्ड है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर शुरू होता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि है फर्स्ट, मिस ब्रांडेड ड्रग। तो हमारे 3 टर्म्स देखने वाले हैं हम यहाँ पर सिंपली। फर्स्ट हमारा इसमें मिस ब्रांडेड ड्रग, जो काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में।
तो मिस ब्रांडिंग आप क्या मतलब समझ रहे हो, यानी कि ब्रांडिंग ऑफ एनी ड्रग इन फॉल्स एंड मिसलीडिंग मैनर, यानी कि मिस ब्रांडिंग यानी कि उसकी जो ब्रांडिंग की गई है वो ही कुछ गलत वे में कही गई है, कुछ मिसलीडिंग वे में करी गई है, सिंपली वही हमारी मिस ब्रांडिंग ड्रग कहलाती है। सो अ ड्रग में बी मिस ब्रांडेड इफ, अगर कोई ड्रग मिस ब्रांडेड कब होगी वो देखते हैं। इफ इट इज सो कलर्ड coated and polished when which cover its damage and makes its appearance more better than its therapeutic value। तो अब देखो कोई ऐसी ड्रग है जो काफ़ी ज़्यादा कलर कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा कोट कर दिया है एंड काफ़ी ज़्यादा उसको पॉलिश कर दिया है ड्रग को, जिससे क्या हो रहा है उसका डैमेज तो छुप जा रहा है एंड उसकी जो थेराप्यूटिक वैल्यू है उससे कहीं ज़्यादा उसका डैमेज दिख रहा है। ठीक है, वही लिख रहा है इट्स डैमेज कैन मेक्स इट्स अपीरियंस मोर बेटर देन इट्स थेरापेटिक वैल्यू। तो उसकी जो थेराप्यूटिक वैल्यू है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं उसका अपीरियंस शो हो रहा है। ठीक है, वो हमारी ड्रग कहलाएंगे मिस ब्रांडेड ड्रग। इफ़ इट इज़ नॉट लेबल्ड इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर, यानी कि जो लेबल हमारे लगे होते हैं ड्रग कर, जो ड्रग पर लेबल लगे रहते हैं आपने देखे होंगे ना, वो पैकेजिंग पर जो लेबल लगे रहते हैं, अगर वो एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में नहीं करे गए हैं, एक तरीके से नहीं करे गए हैं, तो वहाँ पर वो भी हमारी ड्रग मिस ब्रांडेड ड्रग कहलाएगी। ओके, इफ इट्स लेवल और कंटेनर्स कैन कंटेन्स एन स्टेटमेंट और डिजाइन विन मेक्स फॉल्स क्लेम फॉर ड्रग। अब आप समझिए एक एक आप समझिए एग्जांपल, जैसे कोई ड्रग है, पैरासीटामोल लिख दी मैंने, वहाँ पर लिख रहा है 850 mg, 850 mg नहीं आती मुझे पता है, बट आप एक एग्जांपल समझ लो, 850 mg लिख रहा है, बट वो ड्रग एक्चुअली में कितनी है 500 mg। तो सिंपल आपको समझ जाओगे कि वहाँ पर ये मिस ब्रांड हो रहा है, आपको कुछ ना कुछ गलत बताया जा रहा है। तो 850 है ही नहीं, 500 है वो, पर लिखा रहे 850, तो ऐसी ड्रग हमारी कहलाती है मिस ब्रांडेड ड्रग। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें एडल्ट्रेटेड ड्रग। एडल्ट्रेटेड यानी कि एडल्ट्रेशन आप पढ़कर आ चुके हो ऑलरेडी। इसमें एडल्ट्रेशन का मीन्स वही कुछ ना कुछ चीज़ मिलाकर उसकी क्वालिटी को डिक्रीज कर दो। ओके, तो हमारी ड्रग एडल्ट्रेटेड कब कही जाएगी, तो वो कब कही जाएगी इफ़ इट कंटेन्स डिकम्पोज्ड और इम्प्योर सब्सटेंस, अगर उसमें कुछ हमारा ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि डिकम्पोज हो चुका है और कुछ इम्प्योर है, तो वो हमारी ड्रग एडल्ट्रेटेड कही जाएगी। if it is prepared, packed और stored in contaminated condition, अगर वो ड्रग हमारी प्रिपेयर करी गई है ऐसी कंडीशन में जो हमारी कंटामिनेटेड है, यानी कि उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी पैकिंग ही ऐसी कही गई है जो कंटामिनेटेड कंटेनर्स में है, कंडीशंस में, तो वो भी हमारी ड्रग एडल्ट्रेटेड ड्रग कहलाई जाएगी। इफ़ इट कंटेन्स मेड अप ऑफ पॉइजन और डेंजरस सब्सटेंस, अगर उस जैसे आप समझ लिए कोई भी हमने ड्रग पहले बनाई है जो कि पॉइजनस है, यानी कि जो जैसे मान लो साइनाइड वगैरह हमने कोई इसकी ड्रग बना दी तो वो पॉइजनस है, अब बाद में उसी कंटेनर को बिना साफ करे हमने दूसरी ड्रग बना दी लाइक पैरासीटामोल, डोलो, कुछ भी, तो वो उसकी जो पहले वाली ड्रग की कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो दूसरी वाली ड्रग में आ जाएगी ना, तो वही वह उस टर्म में भी हमारी ड्रग होगी, वो हमारी एडल्ट्रेटेड ड्रग होगी। ओके, नेक्स्ट इसमें इफ कंटेन्स हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस विच में कॉज हेल्थ इशूज, वही है अगर उस ड्रग में कोई भी हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी हेल्थ इशू में कुछ डिफेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसी ड्रग हमारी कहलाएंगी एडल्ट्रेटेड ड्रग। ओके, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है हमारा इसमें स्पूरियस ड्रग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पूरियस। तो स्पूरियस का वर्ड होता है फोनी, यानी कि नकली। तो कोई हमारी ऐसी कुछ ड्रग होते हैं जो कि नकली होते हैं बट दिखते ओरिजिनल की तरह है। लाइक आप ब्रांड समझ लीजिए, जैसे एडिडास ब्रांड हो गया एंड उसकी कॉपी आती है एबिबास। ओके, तो ऐसी हमारी कुछ ड्रग्स भी आती हैं जो कि नकली होती हैं बट दिखती ओरिजिनल की तरह ही हैं। तो एक हमारी ड्रग कब स्पूरियस होगी, कब हमारी नकली दवाई कहलाई जाएगी, जब इफ़ इट इज मैन्युफैक्चर अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, यानी कि किसी भी अनदर ड्रग के नेम पर वो जो दवाई है वो मैन्युफैक्चर हो रही है। ठीक है, तो वो भी हमारी स्पूरियस ड्रग कहलाई दे। जैसे मैं आपकी कोई कंपनी है और मैं आपका नेम लेकर अपनी ड्रग बेचे जाऊँ, तो वही ड्रग नकली दवाइयाँ कहलाई जाएंगी, स्पूरियस ड्रग कहलाई जाएंगी। ठीक है, इफ़ इट रिजेंबल्स और लुक्स लाइक सेम एज अनदर ड्रग, यानी कि अगर उसको देखने में दूसरी ड्रग की तरह हमको रिसेंबल हो रहा है, यानी कि दूसरी ड्रग की तरह उसको दिख रहा है हमको, तो वो ड्रग भी नकली दवाई कहलाई जाएगी, स्पूरियस ड्रग कहलाई जाएगी। ठीक है, इफ़ द लेबल कंटेन्स सच कंपनी नेम्स विच डज नॉट एग्जिस्ट, मान लो मैं कोई ऐसी कंपनी नेम डाल दूँ ड्रग पर जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है, यानी कि है ही नहीं है दुनिया में, तो वो भी हमारी ड्रग स्पूरियस ड्रग यानी कि नकली दवाई कहलाई जाएगी। ठीक है,
सो गाइस आज की वीडियो में बस हम इतना ही बात करेंगे। आज के टॉपिक में हमने डेफिनेशन तक कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में लीगल डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल टू द एक्ट एंड रूल्स देखेंगे एंड आगे का भी कवर करेंगे जल्दी। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।